नमस्कार देवियों और सज्जनों। और मैं आपका दोस्त मोहित एरौन एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने, आपके अपने चैनल जिसका नाम है इंडियन म्यूज़िकल थिएटर। और आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने एक नई ऑडियो सीरीज़ उस महान शख्सियत के बारे में जिसे शायद ही कोई भारतीय ना पहचानता हो, मोहनदास करमचंद गांधी। जी हाँ, आज की ऑडियो सीरीज़ किसी कल्पना मात्र के ऊपर आधारित नहीं है, बल्कि ये गांधी जी के द्वारा उनके जीवन के बारे में खुद की लिखी हुई एक जीवनी जिसका नाम है सत्य के प्रयोग और गांधी जी की आत्मकथा। उसी का ऑडियो वर्जन आप मेरी आवाज़ में सुनने वाले हैं अब गांधी जी की ऑडियो सीरीज़ में। तो चलिए एक बार फिर से बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अपनी सभी ऑडियंस का, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये प्रोग्राम भी पसंद आएगा। जान पड़ता है कि गांधी कुटुंब पहले तो पंसारी का धंधा करने वाले थे, लेकिन मेरे दादा से लेकर पिछली 3 पीढ़ियों से वो दीवानगिरी करते रहे। ऐसा मालूम होता है कि उत्तम चंद गांधी अथवा ओता गांधी टेक वाले थे। राजनीतिक खटपट के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़ना पड़ा और उन्होंने जूनागढ़ राज्य में आश्रम लिया। उन्होंने नवाब साहब को बाएं हाथ से सलाम किया। किसी ने इस प्रकट अभिनय का कारण पूछा तो जवाब मिला, दाहिना हाथ तो पोरबंदर को अर्पित कर चुका हूं। ओता गांधी के 2 विवाह हुए। पहले विवाह से उनके 4 लड़के थे और दूसरे से 2। अपने बचपन को याद करता हूं तो मुझे ख्याल नहीं आता कि ये भाई सौतेले थे। इनमें 5वें करमचंद अथवा कबा गांधी और आखिरी तुलसीदास गांधी थे। दोनों भाइयों ने बारी बारी से पोरबंदर में दीवान का काम किया। कबा गांधी मेरे पिताजी थे। पोरबंदर की दीवानगिरी छोड़ने के बाद वो राजस्थानी कोर्ट के सदस्य थे। बाद में राजकोट में और कुछ समय के लिए बीकानेर में दीवान थे। मृत्यु के समय वो राजकोट दरबार के पेंशनर थे। कबा गांधी के भी एक के बाद एक यूं 4 विवाह हुए। पहले से 2 कन्याएं थीं और अंतिम पत्नी पुतलीबाई से 1 कन्या और 3 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटा मैं हूं। पिता कुटुंब प्रेमी, सत्यप्रिय, शूर, उदार किंतु क्रोधी थे। थोड़े विषासक्त भी रहे होंगे। उनका आखिरी ब्याह 40वें साल के बाद हुआ। हमारे परिवार में और बाहर भी उनके विषय में धारणा थी कि वो रिश्वतखोरी से दूर भागते थे और इसलिए शुद्ध न्याय करते थे। राज्य के प्रति वो बहुत वफादार थे। एक बार प्रांत के किसी साहब ने राजकोट के ठाकुर साहब का अपमान किया। पिताजी ने उनका विरोध किया। साहब नाराज हुए, कबा गांधी से माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। फलस्वरूप कुछ घंटों के लिए उन्हें हवालात में भी रहना पड़ा। इस पर भी जब वो डिगे नहीं तो अंत में साहब ने उन्हें छोड़ देने का हुक्म दिया। पिताजी ने धन बटोरने का लोभ कभी नहीं किया। इस कारण हम भाइयों के लिए वो बहुत थोड़ी सी संपत्ति छोड़ करके गए। पिताजी की शिक्षा केवल अनुभव की शिक्षा थी। आजकल जिसे हम गुजराती की 5वीं किताब का ज्ञान कहते हैं, उतनी ही शिक्षा उन्हें मिली होगी। इतिहास भूगोल का ज्ञान तो बिल्कुल भी ना था। फिर भी उनका व्यवहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दर्जे का था कि बारीक से बारीक सवालों को सुलझाने में अथवा 1000 आदमियों से काम लेने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी। धार्मिक शिक्षा ना के बराबर थी, पर मंदिरों में जाने से और कथा वगैरह सुनने से जो धर्म ज्ञान असंख्य हिंदुओं को सहज भाव से मिलता रहता है, वह उनमें था। आखिर के साल में एक विद्वान ब्राह्मण की सलाह से जो परिवार के मित्र थे, उन्होंने गीता पाठ शुरू किया और रोज पूजा के समय वो थोड़े बहुत श्लोक ऊंचे स्वर से पाठ किया करते थे। मेरे मन पर यह छाप रही कि माता साध्वी स्त्री थी। वो बहुत श्रद्धालु थी। बिना पूजा पाठ के कभी भोजन ना करती। हमेशा वैष्णव मंदिर जाती। जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने चतुर्मास का व्रत तोड़ा हो। वो कठिन से कठिन व्रत शुरू करती और उन्हें निर्विघ्न पूरा करती। लिए हुए व्रतों को बीमार होने पर भी कभी नहीं छोड़ती थी। ऐसे एक समय की मुझे याद है कि जब उन्होंने चंद्रायण का व्रत लिया था। व्रत के दिनों में वो बीमार पड़ी, पर व्रत नहीं छोड़ा। चतुर्मास में एक बार खाना तो उनके लिए सामान्य बात थी।
इतने से संतोष ना करके एक चौमासे में उन्होंने तीसरे दिन भोजन करने का व्रत लिया। लगातार 2-3 उपवास तो उनके लिए मामूली बात थी। एक चतुर्मास में उन्होंने ये व्रत लिया था कि सूर्य नारायण के दर्शन करके ही भोजन करेंगी। उस चौमासे में हम बालक बादलों के सामने देखा करते कि कब सूरज के दर्शन हो और कब माँ भोजन करें। ये तो सब जानते हैं कि चौमासे में अक्सर सूरज के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। मुझे एक दिन की याद है जब हम सूरज को देखते और कहते, माँ देखो सूरज दिखा, और माँ उतावली होकर दौड़ी चली आती। इतने में सूरज बादलों के पीछे छिप जाता और माँ यह कहती हुई लौट जाती, कोई बात नहीं, आज भाग्य में भोजन नहीं, और फिर अपने काम में डूब जाती। माता व्यवहार कुशल थीं, राज दरबार की सारी बातें जानती थीं। रानीवास में उनकी बुद्धि की अच्छी कदर होती थी। मैं बालक था। कभी कभी माँ मुझे भी अपने साथ दरबार ले जाती और माँ साहब के साथ होने वाली बातों में से कुछ मुझे अभी तक याद है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर अथवा सुदामापुरी में मेरा जन्म हुआ। बचपन मेरा पोरबंदर में ही बीता। याद पड़ता है कि मुझे किसी पाठशाला में भर्ती किया गया था। मुश्किल से थोड़े बहुत पहाड़े में सीखा, पर मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं उस समय दूसरे लड़कों के साथ अपने शिक्षक को गाली देना सीखा था, और कुछ याद नहीं पड़ता। पर इससे मैं अंदाजा लगाता हूँ कि मेरी बुद्धि मंद रही होगी और स्मरण शक्ति उन पंक्तियों के कच्चे पापड़ जैसी जिन्हें हम बालक गाया करते थे।